हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अंजलि लेक्चरर्स। इस वीडियो में मैं आप सभी को फ्री ऑफ कास्ट ऑनलाइन क्लास 10th के बायोलॉजी सब्जेक्ट की मिल रही है। अगर आपको नोट्स बनाना है, चैप्टर वाइज सारे हेडिंग को लिखना है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल में मैं आपको क्लास 10th के बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ाऊँगी और नोट्स भी बनवाऊँगी, क्योंकि जनवरी से आप सभी का एग्ज़ाम आपका नया सेशन स्टार्ट हो गया है। तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको नोट्स इसलिए बनवा रही हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको 90+ मार्क्स लाने हैं तो आप नोट्स पर भी ध्यान दें और अभी से पढ़ाई चालू कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 1 का नाम क्या है? जैव प्रक्रिया यानी लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रिया क्या है? जैव का मतलब जीव, जैसे जीवधारी हो गए, और प्रक्रम का मतलब प्रक्रियाएं, जैसे जैव प्रक्रियाएं हो गए। उसे देखते हैं। जैसे कि जैसे जीवों के अंदर प्रक्रियाएं होने आवश्यक है, ये दोनों जुड़ी हुई बातें हैं। तो जीवों के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रिया कहते हैं। जैसे इसका परिभाषा देख लीजिए। अगर आपको नोट्स बनवाने हैं, आप नोट्स बनाएंगे तो आप कभी भी भूले रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा और आप अच्छे से ध्यान से सभी हेडिंग्स को लाइन बाय लाइन और सभी चैप्टर्स को पढ़ेंगे। जैव प्रक्रियाएं किसे कहते हैं? जीवों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जीवों के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जैव प्रक्रिया क्या है? जीवों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जैसे सभी प्राणियों को चलाने के लिए जीवों के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रिया कहते हैं। समझ में आया? अगला देखते हैं, पोषण एवं पाचन तंत्र। पहले हम पोषण लिखवाएंगे, पाचन तंत्र आगे बात करेंगे। पहले पोषण की बात कर लेते हैं। पोषण यानी न्यूट्रिशन, इसे इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण क्या है? भोजन के अंतर्ग्रहण के बाद पाचन, अवशोषण तथा स्वांगीकरण के फलस्वरूप जीव द्रव्य में विलीन होने तथा बचे अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देने की संपूर्ण प्रक्रिया पोषण कहलाती है या पोषण कहते हैं। जैसे फिर से देख लीजिए, भोजन के अंतर्ग्रहण के बाद पाचन, अवशोषण तथा स्वांगीकरण के फलस्वरूप जीव द्रव्य में विलीन होने तथा बचे अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देने की संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। अब देख लेते हैं पोषण के चरण। पोषण के कितने चरण होते हैं? तो पोषण के 5 चरण होते हैं। सभी 5 चरण को मैं आपको बताऊं कि 5 चरण एक दूसरे से जुड़े हैं चैन की तरह। पोषण के 5 चरण को देख लेते हैं। 5 चरण एक दूसरे से जुड़े हैं। पहला है भोजन का अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण, पांचवा है उत्सर्जन। सभी चरण पूर्ण होने में इसका होना आवश्यक है। पोषण में ये चरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहले आप भोजन का अंतर्ग्रहण देखेंगे। भोजन का अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? तो भोजन का अंतर्ग्रहण क्या है? भोजन के स्थूल कणों को मुख के द्वारा ग्रहण करने की क्रिया को भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। जैसे एक बार फिर से देख लीजिए, भोजन के अंतर्ग्रहण, भोजन के स्थूल कणों को मुख के द्वारा ग्रहण करने की क्रिया भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। अगला है पाचन। जटिल एवं अविश्लेषित खाद्य पदार्थों को विभिन्न पाचक एंजाइमों की सहायता से विभिन्न पाचक एंजाइमों की सहायता से सरल एवं विश्लेषित खाद्य पदार्थों में अपघटित करने की क्रिया पाचन कहलाता है। जैसे एक बार फिर से देख लीजिए, पाचन किसे कहते हैं? जटिल एवं अविश्लेषित खाद्य पदार्थों को विभिन्न पाचक एंजाइमों की सहायता से सरल एवं विश्लेषित खाद्य पदार्थों में अपघटित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाना है। जैसे प्रोटीन एक जटिल एवं अविश्लेषित खाद्य पदार्थ है, उसे सरल एवं विश्लेषित खाद्य पदार्थों में बदलने, जैसे अमीनो अम्ल में बदलने के लिए एक पाचक एंजाइम कार्य करता है जिसे प्रोटाइज कहते हैं। वैसे ही है फैट को लिपाइस पाचक एंजाइम सरल विश्लेषित खाद्य पदार्थों में फैटी अम्ल में बदलता है। अब ये भी है जटिल एवं अविश्लेषित खाद्य पदार्थ, उसे अमीकेस पाचक एंजाइम की सहायता से सरल एवं विश्लेषित खाद्य पदार्थ जैसे साधारण संस्करण में बदल गया है। अगला देखते हैं अवशोषण। तीसरी हेडिंग है अवशोषण। सरल एवं विश्लेषित, जैसे कि मैंने पाचन का परिभाषा बताया, जटिल एवं विश्लेषित सरल। अब सरल एवं विश्लेषित खाद्य पदार्थों को का आंत की दीवारों से रुधिर में पहुंचने की क्रिया अवशोषण कहलाता है। अगली हेडिंग है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या है?
स्वांगीकरण, अवशोषण के बाद खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण तथा बचे पदार्थों को जीव द्रव्य में विलीन होने की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। जैसे एक बार फिर से देख लीजिए, स्वांगीकरण, अवशोषण के बाद खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण तथा बचे पदार्थों को जीव द्रव्य में विलीन होने की प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। अगला हेडिंग है और लास्ट सबसे हेडिंग है उत्सर्जन। जैसे इन सभी प्रोसेस के बाद सबसे आखिरी प्रोसेस ये है उत्सर्जन। पाचन तथा अवशोषण के बाद बचे अपचित पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। जैसे पाचन एवं अवशोषण सभी क्रियाएं हो गई, उनके बीच की सभी स्वांगीकरण भी हो गई, उनके बाद बचे अपचित पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देने की संपूर्ण प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। जैसा कि मैंने पोषण आपको सभी को बता दिया, जैसे मैंने कहा पोषण एवं पाचन तंत्र, तो पोषण तो मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब बारी है पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र किसे कहते हैं, अब देख लीजिए। मानव आहार नाल मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैली हुई नलिका के समान संरचना है जो मुख्यतः निम्न भागों में बटा है। देख लीजिए फिर से, मानव आहार नाल मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैली हुई नलिका के समान संरचना है जो मुख्यतः निम्न भागों में बटा है। अब उन भागों को हम देख लेते हैं। पहला है मुख एवं मुखगुहा। मैंने इंग्लिश में भी नाम बता दिए हैं, आप इंग्लिश जानते रहेंगे तो आपको, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से भी होंगे और यूपी बोर्ड में गए होंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुख एवं मुखगुहा। दूसरा है ग्रसनी फर्निक्स। तीसरा है ग्रास नली। चौथा है अमाशय स्टोमक। पांचवा है ग्रहणी ड्यूडेनम। छठवां है छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। सातवां है बड़ी आंत। आठवां है गुदा द्वार। नौवां है मलाशय और 10वां है वर्मीफार अपेंडिक्स। इन सभी को मैं आपको फिगर के द्वारा समझाऊंगी और इन सभी के परिभाषाओं को लिखवाऊंगी ताकि आप सभी नोट्स बना लें। अभी हमने ये फिगर बना रखा है तो मैं आपको डार्क करके फिगर समझा देती हूँ। मैंने मानव आहार नाल की संरचना के लिए ये फिगर ड्रॉ किया है। आप सभी को भी ये फिगर बनाना होगा। आ भी जाएगा तो भी अच्छा है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आपको आ जाए। ये हमारा मानव आहार नाल है। ये सभी तो फिगर आपको दिख रही होंगी, लेकिन फिर भी मैं डार्क कर देती हूँ। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने फिगर बना रखा है। चलिए अब मैं इस सभी के बारे में आपको बताऊंगी। ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, इंग्लिश में मानव आहार नाली की संरचना को कहते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। पहला तो आप मुख एवं मुखगुहा, मैंने आपको हेडिंग में बता दिया था, एक बार आप फिर से देख लीजिए। इन सभी के बारे में मैं आपको लाइन बाय लाइन बताने वाली हूँ। अब देखते हैं मुख एवं मुखगुहा। जैसे कि मैंने आपको बताया था भोजन के स्थूल कणों को, पहले तो हम इसी मुख के द्वारा भोजन को अंतःग्रहण करेंगे। मुख एवं मुखगुहा यानी माउथ उसी में आ गया, ये हमारा मुख होता है और यहाँ से हम ग्रहण करते हैं। फिर ये ग्रसनी है, ये कीप की भांति एक संरचना होती है जो मुख के बाद ग्रसनी का भाग आता है। ये पहले तो एक नली जाती है, नलिका के समान संरचना, फिर वो आगे दो भागों में बढ़ जाती है, एक ग्रास नली एक श्वास नली।
श्वास नली हमारे सांस के लिए होता है, जो फेफड़े से जुड़ा होता है। एक ग्रास नली होती है जो हमारे भोजन के स्थूल कणों को हमारे पेट के अंदर लेके जाएगा। ये एक जो इंद्र के समान जो संरचना है इसे डायफ्राम कहते हैं, जो हमेशा हमारे एक अनैच्छिक क्रिया है, जो हमारे बिना इच्छा के ही यह क्रिया करती है। ये हमारे पेट में होती है, लेकिन ये हमारे पोषण से तो जुड़ी नहीं है, लेकिन हमारे शरीर की एक अंग है जिसका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब बात कर लेते हैं स्टोमक की। खाना हमारा स्टोमक में ही जाता है, जो लगभग 3 से 4 घंटे तक इसी में आमाशय में रहता है। अगला है स्टोमक के नीचे ग्रहणी आती है। ग्रहणी जो सी के भांति होती है संरचना, उसी से एक साइड लिप्स के समान एक संरचना जिसे अग्नाशय कहते हैं, और दूसरे साइड यकृत होती है। उसके बाद बड़ी आंत आएगी, फिर छोटी आंत आएगी। यहाँ पे बड़ी आंत से जुड़ी होगी एक जो छोटी आंत से जुड़ी होगी। बड़ी आंत के नीचे अपेंडिक्स होता है, और छोटी आंत पतली होती है लेकिन बहुत लंबी होती है, और इसे छोटी आंत कहते हैं। बड़ी आंत होती बहुत मोटी है, लेकिन लंबाई में बहुत छोटी है। इसे मोटी होने के कारण इसे बड़ी आंत कहा गया है। ये पतली होने के कारण इसे छोटी आंत कहा गया है। और इन सभी के कार्य को मैं आपको डेफिनेशन से बताऊंगी। और एक ये है मलाशय। इनमें जो अवशिष्ट जो मैंने उत्सर्जन की क्रिया या स्वांगीकरण की क्रिया बताई है, तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको गुदद्वार द्वारा समय समय पर परित्याग किया जाता है। ये था मेरा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। अभी आपने स्ट्रक्चर देखा है, अब हम इन सभी के बारे में अच्छे से लिखाएंगे। चलिए उन सभी के बारे में मैं लिखवा देती हूँ। आपको स्ट्रक्चर से और ये डेफिनेशन से बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा और डेफिनेशन देख के स्ट्रक्चर बना के आप समझिएगा अच्छे से। जैसे मैंने मुख एवं मुख गुहा के बारे में बताया, फिगर से मैंने समझा नहीं पाया क्योंकि आपको समझ लिखवा देंगे तो आप समझ जाएंगे अच्छे से। मुख एवं मुख गुहा, यह मानव आहार नाल का प्रथम भाग होता है, जिसमें 4 प्रकार के दांत तथा एक जीभ पाया जाता है, जो भोजन के छोटे छोटे खंडों को तोड़ने का कार्य करता है। इसका पिछला भाग ग्रसनी में खुलता है। जैसे मैंने बताया कि ग्रसनी कीप के भांति संरचना होती है, अभी आगे हम पढ़ाएंगे। यह आहार नाल का प्रथम भाग होता है, जिसमें 4 प्रकार के दांत तथा एक जीभ पाया जाता है, जो भोजन के छोटे छोटे खंडों में तोड़ने का कार्य करता है। इसका पिछला भाग ग्रसनी में खुलता है। अब बात करते हैं ग्रसनी की। ग्रसनी मानव आहार नाल का दूसरा भाग होता है, जो कि कीप के समान होता है। इस भाग में मुख गुहा तथा नासा गुहा खुलता है, तथा यह भोजन व वायु ग्रसनी फिर से देख लीजिए। ग्रसनी यह आहार नाल का दूसरा भाग होता है, जो कीप के समान होता है। इस भाग में मुख गुहा तथा नासा गुहा खुलता है, तथा यह भोजन व वायु को मुख गुहा तथा नासा गुहा से प्राप्त करता है। यह निचले भाग में 2 छिद्रों द्वारा खुलता है, जिसे ग्रास नली तथा श्वास नली भी कहते हैं। अगली हेडिंग है ग्रास नली। सभी हेडिंग लाइन बाय लाइन है। अगर आप नए हैं क्लास 10th में, आपको कुछ नहीं पता है, फिर भी आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा है ग्रास नली। ग्रास नली एक लंबी पतली नलिका के समान संरचना होती है, जो ग्रसनी से अमाशय तक फैली होती है। यह भोजन को ग्रसनी से अमाशय में पहुंचाने का कार्य करती है। ग्रास नली जैसा मैं आपको दिखा देती हूँ। ग्रास नली यह एक लंबी नलिका के समान फैली संरचना होती है, जो भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। आपने ग्रास नली देखा, एक बार फिर से देख लीजिए। ग्रास नली एक लंबी पतली नलिका के समान संरचना होती है, जो ग्रसनी से अमाशय तक फैली होती है। यह भोजन को ग्रसनी से अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब अगला है अमाशय। जब भोजन अमाशय में, यानी लाइन बाय लाइन क्रियाएं हैं। मुख से ग्रसनी में गया, ग्रसनी से ग्रास नली में, ग्रास नली से अमाशय में है, अब अमाशय में से ग्रहणी में इसका कार्य होगा। पहले अमाशय देख लेते हैं। अमाशय एक थैली के समान संरचना होती है। आपने देखा अमाशय की संरचना कुछ ऐसी है, एक थैली के समान संरचना होती है,
जो समानतः 3 से 4 घंटे तक भोजन को संचित करता है तथा भोजन का एक मिश्रण तैयार करता है जिसे काइम कहते हैं तथा इसका निचला भाग ग्रहणी में खुलता है। जैसा कि मैंने बताया, भोजन आमाशय एक थैली की समान संरचना है। आप जानते हैं कि भोजन को पचने के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं। आपको बहुत जगह सुना होगा कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीते हैं। पानी पिएंगे खाना अच्छे से पचेगा नहीं, इसीलिए भोजन को ये 3 से 4 तक घंटे संचित करता है, क्योंकि भोजन को पचाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। भोजन को संचित करता है तथा भोजन के एक मिश्रण तैयार करता है जिसे काइम, ये एक मिश्रण जो मिश्रण वो तैयार करता है उसे काइम कहते हैं। इसका निचला भाग ग्रहणी में खुलता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ये आपको आगे भी काम देगा। अगली है हेडिंग ग्रहणी। ग्रहणी आमाशय के नीचे अंग्रेजी के अक्षर सी। ग्रहणी जस्ट आमाशय जो मैंने बताया, आमाशय ऐसी संरचना है, इसी के नीचे एक सी के भांति ये यहीं पे ग्रहणी आमाशय के नीचे अंग्रेजी अक्षर सी के अथवा बैंड के आकार की संरचना होती है। एक बार मैं आपको फिगर से दिखा देती हूँ। देखिए यहीं पे ग्रहणी आमाशय के नीचे सी के आकार की एक संरचना होती है अथवा बैंड के आकार की संरचना होती है, जिसके एक तरफ यकृत यानी लीवर तथा दूसरे तरफ अग्नाशय यानी पैनक्रियास होती हैं। भोजन के अधिकांश भाग का पाचन इसी भाग में होता है, क्योंकि देखिए इसके एक साइड में क्या होता है, यकृत होते हैं यानी लीवर होता है, और दूसरे में अग्नाशय जो लिप्स के समान होती है। इसलिए आधे से हार्मोन्स इसी में से ग्रहणी में जाते हैं, जो भोजन को पाचन में सबसे अधिकांश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगली हेडिंग है छोटी आंत। छोटी आंत यह पतली नलिका के समान संरचना होती है जो लगभग 6 से 7 मीटर लंबी संरचना होती है तथा इसकी आंतरिक संरचना में रोम के समान संरचनाएं लगी होती हैं जिसे रसांकुर कहते हैं। देख लीजिए फिर से, यह एक पतली नलिका के समान, छोटी आंत जो बड़ी आंत के बीच में है, पतली नलिका के समान, यह पतली नलिका के समान संरचना होती है जो लगभग 6 से 7 मीटर लंबी संरचना होती है तथा इसकी आंतरिक संरचना में रोम के समान संरचनाएं लगी होती हैं जिसे रसांकुर कहते हैं। रसांकुर पाचित भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य करता है। और अगली हेडिंग है बड़ी आंत। बड़ी आंत वृहदांत्र, इसे वृहदांत्र भी कहा जाता है। बड़ी आंत देख लीजिए, बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में मोटी तथा छोटी 3 से 4 मीटर होती है, जो बचे हुए भोज्य पदार्थों को पुनः अवशोषित करने का कार्य करता है तथा जल का भी अवशोषण इसी भाग में होता है। एक बार फिर से देख लें, बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में मोटी तथा छोटी लगभग 3 से 4 मीटर होती है। जैसे छोटी आंत आपने देखा 6 से 7 मीटर लंबी होती है, ये छोटी होती है, जो बचे हुए भोज्य पदार्थों को पुनः अवशोषित करने का कार्य करता है तथा जल का अवशोषण भी इसी भाग में होता है। अगली हेडिंग है मलाशय। मलाशय क्या है? यह बड़ी आंत का सबसे निचला भाग होता है जो थैली के समान होती है और अपचित पदार्थों को या अवशिष्ट पदार्थों को संचित करने का कार्य करते हैं तथा गुदा द्वारा परित्याग करने का कार्य करते हैं। यानी मलाशय क्या है? यह बड़ी आंत का सबसे निचला भाग होता है जो थैली के समान होती है और अपचित पदार्थों को या अपशिष्ट पदार्थों को संचित करने का कार्य करते हैं तथा गुदा द्वारा परित्याग करने का कार्य करता है। जैसा कि मैंने संरचना में बताया, अपेंडिक्स भी बताया था, तो अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है, हमारे शरीर में अवशेषी अंग का कार्य करता है। इसी में अगर कभी सूजन आते हैं तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन आपने सुना होगा। इसी में कोई स्थूल कण भोजन के फंस जाते हैं तो इसमें सूजन आती है, जिसके कारण आपको व्यक्ति को ऑपरेशन करवाना पड़ता है और इसे कट करके निकाल देना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों में होते थे, अब नहीं होते हैं। इसी सब के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं आपको बेसिक चीज़ों से बता रही हूँ अभी, क्योंकि आप क्लास 10th में होंगे, इसलिए अब बात करते हैं दांत की। जैसे मैंने मुख गुहा की बात किया तो उसमें मुख सबसे पहले आया, तो अब दांत के कार्य क्या हैं? तो दांत किसे कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। मानव में भोजन को चबाने या पीसने के लिए दोनों जबड़ों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जैसे फिर से देख लीजिए, मानव में भोजन को चबाने या पीसने के लिए दोनों जबड़ों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं।
इसकी संरचना हमने बनाई है। यह हमारा जबड़ा है, इसमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहले तो 4 इस प्रकार से दांत पाए जाते हैं, फिर दोनों इस प्रकार से दांत पाए जाते हैं। देख लीजिए फिर से, मानव में भोजन को चबाने या पीसने के लिए दोनों जबड़ों में 4 प्रकार के दांत होते हैं, पाए जाते हैं। मैंने एक जबड़े की संरचना बनाई है। तो पहले देख लेते हैं। 4 प्रकार के कृंतक दांत पाए जाते हैं और 2 नुकीले रत्नक। कृंतक के दोनों अगल बगल रत्नक दांत पाए जाते हैं जो थोड़े नुकीले होते हैं, और रत्नक के ठीक पीछे अग्र चवड़क 2 इस साइड पाए जाते हैं, और उसके अंत में 3 दांत इधर, 3 दांत, यानी प्रत्येक जबड़े में 6 दांत चवड़क पाए जाते हैं। यानी टोटल चवड़क दांत 12 होते हैं दोनों जबड़ों में। एक जबड़े में सिर्फ 6 होते हैं, और अग्र चवड़क एक जबड़े में 4 और दोनों जबड़ों में मिला के 8 पाए जाते हैं। और रत्नक दांत प्रत्येक जबड़े में 2 और टोटल इसकी संख्या 4 होती है। कृंतक दांत एक जबड़े में 4, दोनों में 8। टोटल दांतों की संख्या 12, 8 20, 4 24, 8 32। पूरे हमारे मानव में 32 दांत पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन जा यानी कि मानव स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन जा की आपने संरचना देखी। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपको तीत फार्मूले भी पूछते हैं, तो ये तीत फार्मूला आपको मैं बता। हाँ तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपको तीत फार्मूला बता देती हूँ। तीत फार्मूला देखिए किस प्रकार से है। ये हमारे मतलब बड़े लोगों के तीत फार्मूला पहले बता रहे हैं, फिर बच्चों का बताएंगे। तो देखिए, ये मैंने दो किस लिए लिखा। पहले तो हम इन जबड़ों का 2 भाग कर लेते हैं। मैं प्रत्येक जबड़े के बारे में बात करूँगी। 2 कर लिए। ये 2 इस साइड दांत हैं, ठीक, और 2 इस साइड हैं, यानी 2 ऊपर। एक जबड़े की बात करेंगे, 2 इधर, फिर 2 इधर साइड में। फिर उसके बाद एक रत्नक दांत इस साइड, एक रत्नक दांत इस साइड, फिर 2 अग्र चवड़क इस साइड और 2 अग्र चवड़क इस साइड, और 3 चवड़क इस साइड और 3 चवड़क इस साइड। अब दोनों जबड़ों की बात करें तो 2 से गुणा कर देंगे। अब गुणा कैसे करेंगे हम इसका? 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 गुणे 2 यानी 16 हो गया। 8 दोनों के, फिर 8 गुणे 2 यानी फिर 16 हो गया। तो टोटल इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 32। अब चाइल्ड तीत के फार्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों के तीत का कैसे होगा? बच्चों में अग्र चवड़क नहीं पाए जाते हैं, जैसे उनका भी बच्चों के तीत का फार्मूला, तीत को हम फार्मूला निकालेंगे तो बच्चों में ये 2 दांत पाए नहीं जाते हैं, और ये दांत सिर्फ 2 पाए जाते हैं। बड़े होने के बाद 1 दांत आते हैं। तो उसी प्रकार कृंतक दांत 2 ऊपर इस साइड, 2 इस साइड, एक रत्नक दांत इस साइड, एक रत्नक दांत इस साइड। अग्र चवड़क नहीं होते और चवड़क 2 होते हैं, 2 की संख्या में होते हैं। अब दोनों जबड़ों के गुणा कर देंगे। 2 1 3, 2 5, 5 गुणे 2 यानी 10, फिर 5 गुणे 2 यानी 10। टोटल मिला के 20 दांत हो गए। ये जो 20 दांत हैं ये दूध के दांत होते हैं। यही जीवन में 2 बार उगते हैं। ये एक बार टूटेंगे फिर उगेंगे, एक बार टूटेंगे फिर उगेंगे, फिर दोबारा टूटेंगे तो नहीं उगेंगे। वो मैंने आपको नोट पॉइंट बताया। अब कृंतक के बारे में बात कर लेते हैं। कृंतक दांत के बारे में, यह प्रत्येक जबड़े में इंसीजर, उसका नाम इंसीजर कैसे पड़ा? कैंची, जैसे वो काटने का कार्य करता है इसलिए उसका नाम इंसीजर से पड़ा। सीजर जैसे कैंची होती है वैसे इंसीजर, यानी कि मुंह के अंदर है इसलिए इंसीजर। तो इंसीजर के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक जबड़े में सामने की तरफ 4 की संख्या में होते हैं, अर्थात इनकी कुल संख्या 8 होती है। यह जीवन में 2 बार उगते हैं। यह भोजन को काटने का कार्य करता है। रत्नक दांत क्या है? कैनाइन रत्नक कील के समान होती है तथा यह कृंतक के दोनों तरफ स्थित होता है। जैसे नुकीले दांत कृंतक के पीछे होंगे, 1 की संख्या में होता है, जो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। यह मांसाहारी जीवों में
पूर्व विकसित होता है, परंतु शाकाहारी जीवों में कम विकसित अथवा अनुपस्थित होता है। जैसे खरगोश में आपने कृंतक दांत देखा नहीं होगा क्योंकि वो शाकाहारी है। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2 होती है, अर्थात कुल संख्या 4 होती है। यह जीवन में 2 बार उगते हैं। अगली है अग्रचवड़क। अग्रचवड़क क्या है? प्रीमोलर, यानी यह प्रत्येक रत्नक के पीछे 2-2 की संख्या में उपस्थित होते हैं, जो भोजन को छोटे छोटे खंडों में तोड़ने का कार्य करता है। इसकी कुल संख्या 8 होती है। यह बच्चों में अनुपस्थित होता है, अर्थात जीवन में एक बार उगता है। आपने समझा? अब अगला है यानी सबसे लास्ट हेडिंग है आज की वीडियो में, चवड़क यानी मोलर। यह प्रत्येक जबड़े में सबसे पीछे की ओर जबड़े के दोनों तरफ 3-3 की संख्या में पाए जाते हैं। भोजन को पीसने का कार्य करता है, जो भोजन को पीसने का कार्य करता है। अगर आप जितने भी मैंने स्ट्रक्चर बताए और डेफिनेशन लिखवाएं, सबको आप देख के स्ट्रक्चर के सहारे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी सहायता मिलेगी और आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।